Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट ए में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, यहाँ तक हमने क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए थे। देन हम आज पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन से। प्रैक्टिकल सेंटर का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे इक्वेशन भी आपको दी हुई है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि दो साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं गुलबर्ग एंड वेज। 1864 में उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन किया था। इनकी ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर ये भी कहते हैं कि ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है। तो वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, मतलब कांस्टेंट स्टेट में, वो एक्सप्लेन किया था, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की ये होती है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, या फिर एक्टिव मास हो और वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, या फिर प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ये वो रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मोलर कंसंट्रेशन की, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, तो वो होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो फॉरवर्ड है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है तो ये बैकवर्ड है। और रेट हमने बता दिया कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि के एफ आ जाएगा, फॉरवर्ड का के कांस्टेंट और फिर रिएक्टेंट। जबकि अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इसमें के भी आ जाएगा, बैकवर्ड कांस्टेंट, और फिर आ जाएगा प्रोडक्ट। मीडियम कांस्टेंट क्या है? अगर रिवर्सिबल रिएक्शन लेना है, रिवर्सिबल ही लेना है कि वो बैकवर्ड फॉरवर्ड में हो सके और फॉरवर्ड बैकवर्ड में हो सके। तो ए एंड बी कन्वर्ट हो जाता है सी एंड डी में, एंड सी एंड डी कन्वर्ट होगा ए एंड बी में। तो ये मोलर एक्टिविटीज मोल्स लेना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, आर एफ एंड आर बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ ए और बी आ जाएगा। ऑन कम्बिनेशन अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सही है। के एफ जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सी एंड डी रिएक्टेंट में थे, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे इसका आ गया, और एक्स और वाई तो हमने इसको इमेजिन किया। के बी इज द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों को हम एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या जिसको हम कहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक्जैक्टली कांस्टेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते, कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा कि कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर हो गए, दोनों की इक्वेशंस को पुट करेंगे, आपके पास के एफ ऑन अपॉन के बी, मतलब फॉरवर्ड कांस्टेंट बैकवर्ड कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे सी एंड डी आप बैकवर्ड की लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। के सी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे, रिएक्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। के एफ अपॉन के बी के सी के बराबर होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है। के सी आपको पता है के एफ अपॉन के बी होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। अब इक्वेशन ये कहती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेशियो बिटवीन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ये रहा, to the molar concentration of the active masses of the reactant at equilibrium state. It's called equilibrium constant. क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। वाटर की मतलब रिएक्टेंट की दोनों की कंसंट्रेशन दी हुई है, रेट दिया हुआ है। आपको फाइंड द रेट लॉ, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट अलोंग विद इट्स यूनिट। आपको क्या करना है? आपको रेट लॉ निकालना है। रेट लॉ एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये क्या होती है? इक्वेशन होती है। इक्वेशन से हम निकालते हैं, स्पेसिफाई करते हैं रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और इस पे कोई जो भी इसमें अगर पावर होती है ना, तो वो पावर को हम रेज कर देते हैं। अब क्या है, रेट लॉ निकालना है, तो इसका रेट का क्या होता है? रेट लॉ होता है रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट की जितनी भी हो, ये रिएक्टेंट है ना, दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट के आपके पास ए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं, तो ये बी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन का यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब आपको रेट निकालना है, ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा,
है यहाँ पे हम Rn अपॉन R1 लिखेंगे। Rn का मतलब होता है कि यहाँ पे 2, 3 ऐसे आएंगी और R1 कांस्टेंट होती है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। n ही लिखेंगे, n लिखेंगे यहाँ पे 1 और 1। R हमने ये इक्वेशन लिखी है, कंसंट्रेशन यहाँ पे x और y पे मतलब x और y है, पावर हमें नहीं पता है, इसमें पावर इन्होंने नहीं दी हुई है। अब क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 एंड 1 को, यहाँ पे R2 अपॉन R1 करेंगे। मतलब हम लोग ना कंपेयर करते हैं 1 को 2 और 3 का दूसरी सारी वैल्यूज से। अब यहाँ क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे R2 अपॉन R1, ये कांस्टेंट होगा R2। अब आगे जाके हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ R3 कर देंगे। यहाँ R2 की वैल्यू क्या है, रेट की 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 3, यहाँ पे 1.6 माइनस 3 लिखा है। यहाँ पे रेट 1 जो है वो है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब यही वैल्यूज लिखेंगे, 0.1 एंड 0.4 दिया हुआ है, इसको हमने लिखा, इसमें भी 0.1 एंड 0.1 आ गया। जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया, 4 आ जाएगा। 0.04 अपॉन 0.01 आ गया। 4 इज इक्वल टू, अब 0.04 अपॉन 0.01 करेंगे, 4 आ जाएगा। 4 से 4 काटेंगे, x इज इक्वल टू 1 आ गया। सही है। करेंगे इक्वेशन 3 को विद इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 का हमने रेट लिखा है, यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखी है। 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब केस होती है वही यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा एंड देन y इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो वाटर है उसकी जो पावर आई है वो 0 आई है। पुट इट इनटू द इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन करेंगे तो इसका क्या आया, इसका 1 आया। x इज इक्वल टू 1 एंड y क्या आया, 0 आया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये होता है रेट लॉ। ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर क्या आ रहा है फर्स्ट, यहाँ पे आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब हमें के कांस्टेंट निकालना है। के कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, हम के कांस्टेंट निकालते हैं रेट को अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसका है, CH3CO, देखें इसको, ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसको क्या किया आपने फॉर्मूला, अब ये तीनों के निकालेंगे, K1 K2 K3 सबके निकालेंगे। आप रेट लिखेंगे एंड बस CH3CO6H5 की कंसंट्रेशन लिखेंगे। देन आप सबकी कंसंट्रेशन और रेट को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास K1 आ जाएगा एंड ये इसका आंसर होगा। यूनिट निकालना भी सिखा देती हूँ। इसका क्या होता है कि ये रेट अपॉन कंसंट्रेशन होता है, इसका रेट अपॉन कंसंट्रेशन होता है। तो आप क्या करेंगे, यूनिट होता है मोल अपॉन DM3 सेकेंड। सही है। एंड कंसंट्रेशन का होता है मोल पर DM3। अब जब आप मोल पर DM3 कंसंट्रेशन में अगर यहाँ 2 हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन 2 होगी तो 2, 3 होगी 3, ऐसे ही आप इसके ऊपर पावर लगाते रहेंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन में पावर अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, मोल से मोल कट जाएगा, DM3 से DM3 कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड बचा। तो यहाँ पे आपके पास के आ जाएगा सेकंड में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है सेकंड। ये याद भी हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को याद होते हैं तो ये याद भी कर सकते हैं। बस मैंने कहा कि मैं आपको निकालना सिखा दूँ, तो सेकंड यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा। ये सब एग्जैक्टली सेम आने चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा, वरना ये आपका आंसर काट दिया जाएगा। क्योंकि ये जो K1 K2 K3 होता है ये सारे एग्जैक्टली एक दूसरे की वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं। नंबर 7 है, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, यू आर प्रोवाइडेड द गैल्वेनिक सेल ऑफ कॉपर एंड लेड। ई रेड दिया हुआ है आपको V एंड ई रेड लेड दिया हुआ है Pb+2 अपॉन Pb इज इक्वल टू -0.3 वॉट। राइट हाफ सेल रिएक्शन, full cell reaction and find the EMF of the cell and find the cathode and the anode। गैल्वेनिक सेल एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। कॉम्बिनेशन होता है 2 हाफ सेल का, जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल की ब्रैकेट है। जिंक प्लेट डिप होती है ZnSO4 सॉल्यूशन में, जबकि कॉपर हाफ सेल जो मतलब 2 हाफ सेल से बन रहा है ना, तो कॉपर प्लेट डिप होती है CuSO4 सॉल्यूशन में। बोथ द हाफ सेल्स आर कनेक्टेड टू पोटेशियोमीटर विल सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट विल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। पोटेंशियल ऑफ कॉपर हायर होता है देन दैट ऑफ जिंक और ये सर्व करता है एज अ कैथोड, जबकि जिंक जो है अगर उसकी हायर है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसकी हायर है, तो ये जो कॉपर है वो सर्व करेगा एज अ कैथोड, और जबकि जिंक है उसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो लोअर है देन कॉपर, तो ये सर्व करता है एज एनोड। इसका मतलब ये होता है कि कॉपर रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि एनोड पे क्या होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे क्या होती है, हमेशा रिडक्शन होती है। तो कॉपर पे रिडक्शन होगी क्योंकि कॉपर कैथोड है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, जबकि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि जिंक एज अ एनोड सर्व कर रहा है। तो ये होती हैं कुछ कॉन्सेप्ट की बातें, इससे ही आप सारा का सारा आंसर्स तक लिख सकते हैं। पता है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कहाँ रिड्यूस हो रहा है तो कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये एक ट्रिक्स होती हैं। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है
ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं जबकि रिडक्शन में गेन होते हैं, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई क्योंकि आपको पता है कि इसकी 0 हो जाती है, होते हैं उनकी 0 होती है, तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये और ये कट हो जाएंगे। इसमें दिया हुआ है 0-0.31 वोल्ट और 0.34 वोल्ट। ईएमएफ निकालनी है फुल सेल और हाफ सेल भी निकालना है। और हाफ सेल रिएक्शन के लिए तो आपके पास 0.31 वोल्ट दी हुई है लेड की, तो यहाँ पे 0.31 वोल्ट ही होगी, हाफ में आ गया। और कॉपर में, तो कॉपर में भी आपकी क्या होगी 0.34 वोल्ट होगी। अगर यहाँ पे अभी हम फुल करेंगे तो फुल में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे एंड देन फिर हम आंसर निकालेंगे। तो ये आंसर देखें फुल में 0.65 आ रहा है, अगर हम खुद भी करें तो 0.34 और ये आ जाएगा, तो 0.65 आ रहा है आपका आंसर। तो ये ईएमएफ फुल सेल रिएक्शन में 0.65 आ रही है, जबकि आइडेंटिफिकेशन ये है कि CU कैथोड है और PV एनोड है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है एंड कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। नंबर 8 का और दिया हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CaCl2। CaCl2 एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, तो उसके आयंस माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड एंड एनोड कहते हैं, और बिकम न्यूट्रल, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CaCl2, तो एग्जाम्पल हमें CaCl2 की सॉल्यूशन को कंसिडर करना है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ना इस सॉल्यूशन से, तो मूवमेंट ऑफ आयंस बिगिंस होंगी। इसमें क्या होगा कि कैल्शियम प्लस आयंस है, तो कैल्शियम प्लस आयंस माइग्रेट होगा टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव, तो कैथोड पॉजिटिव और माइग्रेट होगा टुवर्ड्स द कैथोड। जबकि क्लोरीन माइनस है, माइनस नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव के साइड, एनोड पॉजिटिव होता है तो ये माइग्रेट होगा टुवर्ड्स द एनोड। एट कैथोड कैल्शियम प्लस 2 आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं बाय कैल्शियम एटम बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जिस पर रिडक्शन होती है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, मतलब कैथोड की हम इक्वेशन दिखा देंगे, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि सॉलिड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हो रहा है। लेकिन अब जब भी हम बात करें एनोड की, तो क्लोरीन माइनस आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं Cl2 बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ओवरऑल रिएक्शन में ये दोनों की इक्वेशन को साथ कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या हुआ, ये क्या है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे एंड ये आपके पास इक्वेशन बन गई। और क्या हुआ कि ऑल द आयन प्रेजेंट द सॉल्यूशन हैव बीन चेंज टू न्यूट्रल पार्टिकल, और फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो गया क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये न्यूट्रल पार्टिकल में चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, स्टेट हुन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड राइट द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम Z इज इक्वल टू 20, एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसकी स्टेटमेंट थी कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव द सेम सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स में आपके पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो क्या होता है कि आपके पास सारे के सारे प्रिंसिपल सब सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन सेम नहीं होता। स्पिन में एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एक क्लॉकवाइज होगा। तो ये है कि सेम सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन में सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज होगा। होल्स रूल है तो जनरेट रूल होता है। लाइक क्या होता है कि इसमें कहा हुआ है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे फर्स्ट सिंगली विद द सेम स्पिन। लाइक क्या होगा कि अगर हम कार्बन की ही ले लें तो कार्बन में क्या होगा कि यहाँ पे 6 होता है, सही है। और 6 में आप अगर लिखना चाहें, अगर हम लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसमें 1s 2s एंड 2p होता है। अब 2px भी होता है, y भी होता है और z भी होता है, सही है। तो 2px 2py करके हम लिख लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे 1s2 तो क्या होता है कि 1s2 तो आपके पास कांस्टेंट होता है। यहाँ पे 1 स्पिन आ जाएगा, यहाँ पे 1 स्पिन, यहाँ पे 1 स्पिन एंड यहाँ पे 1 स्पिन। ये क्या हुए, ये हो गए 6, सही है। तो उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि 2s और 2px में 2 आ जाएं और इन दोनों को ही कुछ ना मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 1 1 पहले करके फिल करेंगे एंड देन फिर अगर यहाँ पे एक बचता, अगर यहाँ पे 7 होता, जैसे कि नाइट्रोजन ले लें, अगर 7 होता तो फिर यहाँ पे एक हम लगा देते इलेक्ट्रॉन का। तो ये होता है कि ये हुन्स रूल ने बताया था कि ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बताया था। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनके पास सेम एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैल्शियम की बतानी थी और ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स की बतानी थी। लाइक क्या होगा कि NLM
और स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिमेंटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें, यहाँ पे आपके पास 10 हो गया, 10 12, ये हो गया आपके पास 18 और 18 + 2 20। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई 20। आपको ये बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको यहाँ S दिख रहा है, ये S है। अब क्या होता है कि S ऑर्बिटल है ना, उसमें L की वैल्यू मतलब कि एलिमेंटल क्वांटम नंबर की वैल्यू और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 लिख देंगे। स्पिन में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब आ गया N, तो N में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे, आपके पास यहाँ N क्या है, यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 and 4 वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Question number 9 है, explain why pH of buffer solution remains constant on addition of small quantity of acid or base. In an experiment, a student prepares 0.4% m per v solution of NaOH. Find its pH value. तो डालते हैं। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें कोई भी चेंज पीएच में नहीं आता या नहीं आने देता, जो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को रेसिस्ट करता है कि उसमें चेंज ना आ सके, उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। इसकी कंपोजिशन ये होती है कि मिक्सचर होता है वीक एसिड का, या फिर हम कहते हैं कि वीक एसिड या कॉन्जुगेटेड बेस का, या फिर हम मिक्सचर कहते हैं कि वीक बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड का। इसका मतलब ये होता है कि इटसेल्फ ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है। मिक्सचर है एक CH3COH एंड CH3CONA का। अगर हम बात करें एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, तो इसमें हम वो सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड होता है उसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं, और वो सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस होता है उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन बेस। होना चाहिए कि CH3COH एक वीक एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है, तो यहाँ पे मिक्सचर हो गया इन दोनों का, बेसिक और एसिडिक। बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेसिस्ट एनी pH चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स। ये कैपेबिलिटी होती है इसके पास कि न्यूट्रलाइज कर सके स्मॉल अमाउंट को, कि हमने एसिड और बेस डाला है और उसको मेंटेन कर सके पीएच ऑफ सॉल्यूशन को। टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन होता है, वो जिसके पास वीक एसिड होता है, कॉन्जुगेटेड बेस के साथ होता है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। और बफर सॉल्यूशन वो जो वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसके पास मिक्सचर होता है वीक बेस का और कॉन्जुगेटेड एसिड का, उसको हम कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। साइट्रिक एसिड विद सोडियम साइट्रेट एंड एसिडिक एसिड विद सोडियम एसिटेट। तो ये हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, ये NaOH और pH की वैल्यू दी हुई है। अब फॉर्मूला आपको पता है ना, pH + POH = 14 होता है। अब pH निकालने के लिए आपको POH की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। POH की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके पास pH की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। POH मतलब कि यहाँ POH का फॉर्मूला होता है -log OH-। सही है। अब OH माइनस की वैल्यू जो होगी ना उसको निकालना है हमें, देन फिर हमारे पास POH आ जाएगा। माइनस लॉग करेंगे 0.1 करेंगे तो आपके पास POH की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से। अब आपके पास मास पर वॉल्यूम दिया हुआ है। पर वॉल्यूम का मतलब 100 ml है, आपको DM3 में निकालना है क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा कि मोलैरिटी में हम मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से और फिर मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम से। तो पर वॉल्यूम दिया हुआ है, 100 ml को डिवाइड करेंगे 1000 से, DM3 में आ जाएगा 0.1 DM3 वॉल्यूम आ जाएगा। मास आपके पास पता है 0.4 ग्राम है, बस आप इसको पुट करें। मोलैरिटी मास अपन मोलर मास आपको पता है कि मोलर मास NaOH का कितना होगा, सोडियम 23 + 16 + 1, तो यहाँ पे आपके पास 40 आ जाएगा। सही है, तो 40 आपने लिखा, मल्टीप्लाई 0.1 आपके पास वॉल्यूम DM3 में है। इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी 0.1। नहीं लगेगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH लिखते तब हम मोलैरिटी का M लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मोलैरिटी है तो हम फिर नहीं लिखेंगे, यहाँ ये M कैपिटल होगा। तो फिर यहाँ होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH 0.1 आ गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे, POH 1 आ गया, 14 - 1 = 13, देन pH आपके पास 13 आ गई। ये इसका सॉल्यूशन था। फिर यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। 10, 11, 12 एंड 13 ये हमारे पास क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन हमारे पास बाकी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 6 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।